देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतना जल्दी ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। ये कहते हुए उसने सेहद, जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से करहाने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बेटा, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में सौंप वो बाहर चहलकदमी करने लगा। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम ही शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे। कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बे वक्त सब कहते रहते हैं कि इस बेचारी के भाग फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वो भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वे उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। ये बिना आवाज़ दिए आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान ना करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप है कि उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी थी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ मानती हूँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। तो क्या सभी होशियार ही होते हैं? वो अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं वो बेटे सिर्फ अपने बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप? बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब के होने बाद भी इसे बेटा कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख तो मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता ही है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उन्हीं की तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णतः का एहसास इसे अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए उन्होंने रोते हुए नजरें नीची किए हुए अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों से भर लिया। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा
ये सारी बातचीत सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेप जाते। ये सोचकर वे अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। अब दूसरी कहानी, अकेलापन। हमारे गांव में एक काका रहते थे जिनका नाम राम बाबू था। वे रोज सुबह 4 बजे हल और बैल को लेकर खेत की जुताई करने निकल जाते थे। वे अपनी खेत से घर का गुजर बसर करते थे। उनका एक बेटा भी, जिनका नाम रितेश था, जो लगभग 25 साल का था, जिसकी शादी कुछ दिनों पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद रितेश काम की तलाश में शहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रितेश का फोन आता है कि उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। ये सुनकर घर में सभी खुश होते हैं। उसके पिता उससे पूछते हैं, कब आ रहे हो बेटा? तो रितेश कहता है, 1 सप्ताह में आते हैं। उसके घर आने की खबर सुनकर घर पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। 1 सप्ताह के बाद जब रितेश घर आता है तो पिताजी और पत्नी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। जब रितेश पिताजी से कहता है, राधा को भी शहर ले जा रहा हूँ, जैसे ही वह बोलता है उनका मुंह उतर जाता है, क्योंकि बेटे और बहू के चले जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले हो गए थे। राम बाबू हर दिन बेटे के लौटने की राह देखता। जब रितेश गांव आता तो राम बाबू के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती। लेकिन समय के साथ रितेश की शहर की जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने लगी। वह अब कम ही घर आ पाता था और फोन पर भी कम बात करता था। एक दिन राम बाबू बहुत बीमार पड़ गया। उसने गांव के डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई। अकेलेपन और उदासी ने उसे घेर लिया। उसने रितेश को फ़ोन किया, लेकिन रितेश अपनी व्यस्त जिंदगी में फंसा रहा। राम बाबू ने एक आखिरी बार रितेश को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार गई। कुछ दिनों बाद रितेश को पिता के गुजर जाने की खबर मिली। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम बाबू के चेहरे पर एक शांति थी, जैसे वह रितेश की आखिरी बार राह देख रहा हो। रितेश ने अपने पिता की अंतिम विदाई दी, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता को वह समय और प्यार नहीं दे पाया जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।